अपन पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है 1206 से, कब तक चलता है 1526 तक, ठीक है। चलो, तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, तो कब से स्टार्ट हुआ था कि दिल्ली सल्तनत 1206 से। 1206 से पहले की जो चीजें थी वो पढ़ा दी थी, ठीक है। क्या पढ़ाया था भैया 1206 से, ठीक है। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले भारत में इसका शासन था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद क्या शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। सबसे पहला जो वंश पढ़ाया था उसका नाम था गुलाम वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो हमने पढ़ा था गुलाम वंश, जो 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। चलो, गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश पढ़ाया था वो था खिलजी वंश, है ना। तो जो खिलजी वंश था इसका शासन रहा था 1290 से लेकर 1320 तक रहा, ठीक है। 1290 से लेकर 1320। इसके बाद लिखा था मैंने आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश, तो तुगलक वंश पढ़ा था 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। 1320 से लेकर 1414 तक पढ़ा था तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था सैयद वंश। कौन सा वंश पढ़ा था आपने, सैयद वंश। तो सैयद वंश जो था ये 1414 से लेकर 1451 तक था, हाँ, मतलब यहाँ तक के वंश मैंने आपको पढ़ा दिया था। गुलाम वंश हो गया था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश हो गया था, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश हो गया था, तुगलक वंश के बाद हो गया था सैयद वंश, ठीक है। और लास्ट में भी अपन ने सैयद वंश के बारे में पढ़ाया था, है ना। क्या पढ़ाया था लास्ट में सैयद वंश के बारे में, ठीक है। ये जो सैयद वंश था इसका संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का जो संस्थापक था कौन था, तो ये सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिजिर खां था, ठीक है। और ये खिजिर खां कौन था, तो खिजिर खां जो था ये कौन था, ठीक है। हाँ, तो देखो लास्ट में पढ़ा था सैयद वंश। क्या पढ़ा था भैया, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिजिर खां था, जो कौन था, तैमूरलंग का सेनापति था, ठीक है। और तैमूरलंग कौन था भैया, कहाँ पढ़ाया तैमूरलंग, इससे पहले वाले में क्या बताया था, याद होना चाहिए भी, ये खत्म होने जाएगा, ठीक है। फिर इसका टेस्ट लूंगा और टेस्ट में ऑप्शन लूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखना पड़ा। फिर पढ़ा मतलब क्या, 4 में से देख के तो ऐसे लगा दो, सही है, 4 में से देख के तो ऐसे लगा दो, पढ़ा हुआ तब लगता है भी जब आंसर दे पाएगा, है ना। क्योंकि लास्ट हो गया भी है, सैयद हो गया, सैयद के बाद लास्ट पढ़ा लो लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत खत्म, और क्या, तो ये पढ़ा दिया कि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, है ना। जो पढ़ा था कि गुलाम वंश संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन आते हैं, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद लिखा है रजा सुल्ताना, ये सब चीजें ही तो है, और क्या है, ठीक है। तो बाहर से थोड़ी ना की चीजें ही आती है। अब होता है कि भी अपन ने क्या पढ़ रखा, अपना लेवल अपन ने किस तरीके से पढ़ रखा उससे आते क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो लास्ट में पढ़ाया था, सुनो फटाफट एक बार, है ना। छोटा सा सैयद वंश बताया था। क्या बताया था भैया, सैयद वंश का संस्था, देखो सैयद वंश ने कब से अब तक शासन करा, 1414 से लेकर 1451 तक शासन करा, हो गया क्लियर, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिजिर खां था, जो तैमूरलंग का सेनापति था, है ना। अब तैमूरलंग कौन था, तो तैमूरलंग मैंने पढ़ाया था भैया 1398 में, जो तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, उसके शासनकाल में इसने क्या करा था, तैमूरलंग का आक्रमण करा था, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो तैमूरलंग था, है ना, इसने भारत में जो भी अपने प्रदेश जीते थे उन प्रदेशों की देखरेख के लिए उसने किसको नियुक्त करा था, खिजिर खां को नियुक्त करा था। खिजिर खां क्या काम करता था, कि तो खिजिर खां जो था इसका काम था कि जो भी भारत में तैमूरलंग ने जो प्रदेश जीते उनसे कर इकट्ठा करता था और तैमूरलंग को भेजता था, ये बताया था। फिर मैंने बताया था कि जो खिजिर खां था इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करते हुए इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, रैयत आला की उपाधि, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि किसने रैयत आला की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। रैयत आला की उपाधि किसने धारण करी थी, तो ये खिजिर खां। और इसने भी स्वयं को सुल्तान नहीं बताया था, सुल्तान किसको बताया था, तो इसने सुल्तान तो भी तैमूरलंग को बताया था, और इसने स्वयं कौन सी उपाधि धारण करी थी, रैयत आला की उपाधि। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद बताया था जो खिजिर खां था इसका शासन कब से कब तक रहा था, 1414 से लेकर 1421 तक इन्हें शासन करा, ये बताया था मैंने। हो गया क्लियर, बस ये जाना था खिजिर खां था कौन, ये तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग ने भारत में जो भी प्रदेश जीते थे उसकी देखरेख के लिए किसी नियुक्त करा था, इसी को नियुक्त करा, है ना। और ये क्या करता था, फिर तैमूरलंग को नियमित रूप से कर भेजता था। फिर मैंने आपको बताया था जो तैमूरलंग था इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो पुत्र रहता है ये शाहरुख, ठीक है। ये किसका पुत्र था, तैमूरलंग का पुत्र था। और ये क्या करता था, फिर तैमूरलंग की मृत्यु के बाद जो शाहरुख था उसको क्या करता था, कर भेजता था। बस ये सिंपल चीजें, ऐसी क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन आप जो स्टोरी बताई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के साथ है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पहला ही हो जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था खिजर फिर आता खिजर का कौन था तो किसका सेनापति था तैमूरलंग का सेनापति फिर घुमा पूछ लेते कि तैमूरलंग ने जो भारत पर आक्रमण करा था तो अपनी जो प्रदेश जीते हुए थे भारत में उसका प्रमुख किसको नियुक्त करा था खिजर का करा था आगे समझ में है ना या खिजर का जो था ये किसके शासन काल में ये भारत आया था किसके साथ भारत आया था तैमूरलंग के साथ भारत आया था बस जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको ठीक है सबसे पहला नाम पढ़ा था खिजर का तो सैयद वंश में सबसे पहला किसका नाम पढ़ा अपन ने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था खिजर खां के बारे में ठीक है 1414 से 1421 तक खिजर खां रहता है खिजर खां की मृत्यु होती है इसका पुत्र आता है इसके नाम पर मुबारक शाह ये पढ़ाया था मुबारक शाह ये भी इंपॉर्टेंट है ना 1421 से लेकर 1400 ठीक है 34-33 तक मान लो कि इसका समय था इसके बाद आया था खिजर खां की मृत्यु जाती है खिजर खां की मृत्यु के बाद खिजर खां का जो पुत्र रहता है मुबारक ये शाह की उपाधि धारण करके क्या करता है मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है ये बताया था और इसी मुबारक शाह ने क्या करा था तो इसी मुबारक शाह ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर एक नए नगर जिसकी बात थी मुबारकाबाद नगर की स्थापना करी तो मुबारकाबाद नगर जो है ये कहाँ पर है दिल्ली के समीप है ना दिल्ली में तो दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नगर बसाया था जिसका नाम था मुबारकाबाद नगर की स्थापना भी किसने करी थी इसी ने मुबारक शाह ने करी थी ये बताया था और इसी मुबारक शाह ने क्या करा था तो एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था भी ठीक है जिनका नाम बताया था यहिया बिन अहमद सरिंदी क्या नाम था यहिया बिन अहमद सरिंदी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहिया बिन अहमद या अहमद सरिंदी का नाम ठीक है तो इन्होंने क्या करा था ये जो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था यहिया बिन अहमद सरिंदी इनको क्या करा था तो इनको अपने शासन काल में क्या करा था संरक्षण दिया था और इन्होंने ये ग्रंथ की रचना करी थी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तारीख है क्या बताया था तारीख ए मुबारक शाही ठीक है जो क्या है ये तारीख ए मुबारक शाही जो है मुबारक शाह की क्या है जीवनी है ना इसको किसने लिखा है तो मुबारक शाह की जीवनी जो है इसको किसने लिखा था तो क्या यहिया बिन अहमद सरिंदी ने लिखा था और इसी पुस्तक से हमको क्या मिलती है तो इसी पुस्तक से हमको सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी इसके बारे में सैयद वंश के शासकों तो क्वेश्चन आता है कि सैयद वंश के शासकों के बारे में हमको जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है तो सैयद वंश के बारे में हमको जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है तो जो भी सैयद वंश के शासक रहे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है तारीख मुबारक शाही से आ गया समझ में है ना ये ध्यान रखना इसके बाद एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको ये पढ़ाया था मैंने आपको कि जो गजनवी साम्राज्य है तो गजनवी साम्राज्य के जो भी शासक रहे इनके बारे में भी जानकारी कौन से ग्रंथ से गजनवी साम्राज्य के बारे में जो जानकारी है गजनवी साम्राज्य के शासकों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है किताबुल हिंद से तो क्या महमूद गजनवी के शासनकाल की जानकारी मिलती है सबकी थोड़ी मिलेगी उसमें तो केवल महमूद गजनवी मिल जाएगा मैंने क्या बोला मैंने कहा गजनवी साम्राज्य के जो भी शासक रहे इनके बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है किस पुस्तक से मिलती है क्या नाम है तारीख यामिनी है ना तो इसी से रिलेटेड ही तो नाम था पता नहीं तो था वही तो था उस पुस्तक का नाम क्या था भी उसका नाम था तारीख यामिनी तो ये तारीख यामिनी को किसने लिखा है तो भैया इसको लिखा था उतबी है ना महमूद गजनवी के दरबार में मैंने कहा 4 विद्वान थे फारूकी उदबी फिरदौसी और अलबरूरी है ना जिसमें से बताया था कि उदबी ने लिखा है उदबी ने क्या लिखा है तारीख यामिनी लिखा है उसके बाद फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा है ना और अलबरूरी ने लिखा था किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद की खोज तो यही याद होनी चाहिए चीजें एक दूसरे रिलेट करके क्योंकि मुबारक शाही से हमको क्या मिलता है तो इससे सैयद वंश के शासकों की जानकारी मिलती है और ये जो तारीख यामिनी इससे क्या मिलता है तो ये इससे हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है इससे हमको गजनवी साम्राज्य के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो उसको लिखा किसने था उदबी ने ये क्लियर आ गया समझ में ये ध्यान तो मुबारक शाह के बारे में ही ध्यान रखना ठीक है क्या चीज बताइए 3 चीज इंपॉर्टेंट है खिजर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना तो मुबारक कौन सी उपाधि धारण करी थी शाह की उपाधि धारण करी थी इसके बाद ये बताया था मैंने आपको कि जो मुबारक शाह था इसने नगर बसाया था इसका नाम था मुबारकाबाद नगर उसके बाद इसने इनको संरक्षण किया था इन्होंने क्या करा था मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी मुबारक शाह की जीवनी लिखी तारीख है मुबारक शाही और इससे हमको सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती ये बताया ठीक है तो तारीख यामिनी क्या है तो तारीख यामिनी जो है ठीक है ये किसके बारे में जानकारी देता है तो ये जो है ये ध्यान रखना गजनवी साम्राज्य के शासकों के बारे में जानकारी देता है ठीक है चलो हो गया क्लियर मुबारक शाह था मुबारक शाह के बाद अगला शासक बना था जिसका नाम था मोहम्मद शाह क्या नाम था मोहम्मद शाह ये बताया था कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था 34 से लेकर 1445 तक इन्हें शासन करा बस ये रहना
इसके बाद लास्ट बताया तो मैंने आपको, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह, है ना। ये इसका अंतिम शासक है, अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक रहा था। ये खत्म हो गया 51 में, 1414 से 1451 तक अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में ध्यान रखना कि जो अलाउद्दीन आलम शाह था ये सैयद वंश का अंतिम शासक हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन आया कि ये सैयद वंश, मैंने क्या कहा, कोई सा भी वंश पढ़ लो, ये पता होना चाहिए कि वंश का संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, शक्तिशाली शासक कौन है, अंतिम कौन है। ये तो चार चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका संस्थापक तो यही और वास्तविक संस्थापक भी यही, हाँ। अब इसमें पूछेगी कि आपसे कि अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह, है ना। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके वजीर के बताया था कि हमने, इसके वजीर का नाम था हमीद खान। से इसके मतभेद होने के कारण बदायूं चले गया, है ना। फिर इसके जो वजीर था उसने क्या कहा था कि कुछ समय तक शासन करा था, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद जो लास्ट है वो देख रहे हैं, तो लास्ट जो था, है ना, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश है वो है लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी वंश। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोधी वंश। और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1451 से लेकर 1526 तक। क्या समझ में, है ना। तो इसी के साथ भी 1526 के साथ लोधी वंश की समाप्ति के बाद ही दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सबसे आखिरी में भी है दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी में किस वंश का शासन रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी में लोधी वंश का शासन रहा। अब लोधी वंश की बात कर लेते हैं। तो लोधी वंश में सबसे पहला नाम आता है जो नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था? बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी। क्लियर? तो क्या नाम है? बहलोल लोधी सबसे पहला। ये आएगा, शासक बनेगा 1451 से लेकर 1489 89 ईयर तक, सही है। 1400, है ना, 51 से, ठीक है, क्योंकि 51 में किसकी समाप्ति हुई? सैयद वंश की समाप्ति हुई। तो सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। हो गया क्लियर? चलो, और इसका समय क्या रहता है? 1451 से लेकर 1526 तक ही शासन करता है। हो गया क्लियर? चलो, और लोधी वंश का जो सबसे पहला शासक आता है उसका नाम क्या था? तो लोधी वंश का जो पहला शासक आता है उसका नाम है बहलोल लोधी। आ गया? तो इसके बारे में लिखना है, तो इसके बारे में जो बोल रहा हूँ उसको लिख देगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लो पहले, ठीक है। चलो, तो ये पढ़ रहे भी आखिरी अपन, है ना, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश का शासन रहा है। गुलाम वंश था सबसे पहला, 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद आया कि अगला सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर लास्ट पढ़ रहे लोधी वंश जो 1451 से लेकर 1526 तक। क्लियर? और लोधी वंश में पहला शासक आता है, इसका नाम था बहलोल लोधी। चलो, तो बहलोल लोधी की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो, हाँ, पहला पॉइंट करके लिख लेना, बहलोल लोधी में लिखना, लिखो, लोधी वंश का संस्थापक, ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक, ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी था, है ना। लिखो, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, ठीक है। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी, है ना। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। आगे लिखना, लिखो, जो 1451 में, है ना, जो 1451 में, देखना आगे, लिखो 1451, लिखो, बहलोल शाह गाजी की उपाधि से, ठीक है, ऐसे लिखो, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर, ठीक है, की उपाधि धारण कर, ठीक है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर, लिखना, उपाधि धारण कर, लिखना, लोधी वंश का शासक बना, ठीक है, लोधी वंश का शासक बना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या जो बहलोल लोधी था ये गद्दी पर क्या नाम से बैठा था? तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। आगे भी समझ में, है ना। तो बहलोल लोधी के नाम से गद्दी पर बैठा था बहलोल शाह गाजी, ठीक है। तो बहलोल लोधी के नाम से गद्दी पर बैठा था, तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके हुआ था 1451 में गद्दी पर बैठा। हो गया क्लियर? चलो, है ना, अगला लिखना, लिखो, अगला को लिखना, लिखो, बहलोल लिखना, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी लिखना, बहलोल लोधी लिखना, लिखो, अफगानी शासक था, ठीक है, बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी लिखना ना, अफगानी शासक, ठीक है, कैसा शासक था ये? अफगानी शासक। तो जितने भी अफगानी शासक होते थे बात सुनना भी है, वो गाजी की उपाधि धारण करते थे। उपाधि
गाजी की उपाधि धारण करता था, अभी लिखना ना, सुन लो क्या बोला ना। तो गाजी की उपाधि को धारण करता था मुख्य रूप से, ये उपाधि है, वो गाजी मलिक उसका नाम था, गाजी उपाधि धारण की थी। बोल मत देना कि सर इससे पहले तो गाजी नाम आ गया था, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक क्या था, वो नाम था भी है, वो तुगलक वंश का संस्थापक था, उसका नाम था, उसने उपाधि ली क्या, गाजी की उपाधि ली थी क्या, वो तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा था, वो तो उसका नाम था। आगे भी समझ में, तो जो भी शासक होते ध्यान रखना, जो अफगानी शासक होते हैं वो गाजी की उपाधि नाम लेते हैं, ठीक है क्लियर, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो ऐसे आगे आएगा आपके बाबर, तो बाबर भी धारण करता है गाजी की उपाधि, तो बाबर भी कहाँ का था कि बाबर जो था वो काबुल अफगानिस्तान का ही था वो भी, ठीक है, ये ध्यान रखना, हो गया क्लियर। चलो तो लिख लिया, क्या लिखा, हाँ, क्योंकि अब बहलोल लोधी जो था ये क्या था, तो ये अफगानी शासक है ना, ये नीचे लिख लेना, अफगानी शासक आगे लिख लो, ठीक है, अफगानी शासक का आगे लिखना, लिखो लिखो, हाँ आगे लिख लेना, देखो दिल्ली में प्रथम, देखो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य, दिल्ली में प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, शायद जितने भी लिखा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से पढ़ लेना। लिख लो, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था, दिल्ली में सबसे पहले अफगान राज्य की स्थापना किसने करी थी, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया था, बहलोल लोधी। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अफगान राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, बहलोल लोधी ने करी थी। क्यों, क्योंकि वे कौन था, ये अफगानी शासक ही था ये, सही है, तो इसके द्वारा जो राज्य बसा जाएगा वो अफगानी तो बसा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बहलोल लोधी जो था ये इसने क्या करा था, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे देता है, बहलोल लोधी। क्वेश्चन आता है कि वे दिल्ली में सबसे पहले अफगान राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो बहलोल लोधी ने करी थी, हो गया क्लियर, चलो है ना। चलो अगला लिख लेना, अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो बहलोल लोधी ने, अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो बहलोल लोधी ने, लिखो बहलोल लोधी ने लिखना अपने शासनकाल में, ठीक है, बहलोल लोधी ने लिखना अपने शासनकाल में, ठीक है, बहलोल लोधी ने अपने शासनकाल में लिखना अपने नाम से, अपने नाम से लिख लेना, बहलोली सिक्कों का, बहलोली सिक्कों का, ठीक है, बहलोली सिक्कों का प्रचलन किया। प्रचलन का मतलब होता है चलाना, है ना। तो इसने क्या करा था कि ये जो बहलोल लोधी था इसने अपने नाम से बहलोली सिक्कों का क्या करा था, प्रचलन करा था, चलाया था, ठीक है। तो देखो ऐसे नाम से स्पेसिफिक किया वैसे, है ना, कि बहलोल लोधी ने क्या करा था अपने शासनकाल में जो सिक्के चलाए थे उसको क्या नाम से नाम था, बहलोली सिक्कों का नाम से नाम, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, अगला लिखना, ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिख लेना, अगला पॉइंट करके लिख लेना, देखो बहलोल लोधी, ठीक है, तो लिख लेना, तो बहलोल लोधी लिख लेना अपने शासनकाल के, ठीक है, लिखना बहलोल लोधी, लिखना बहलोल लोधी अपने शासनकाल के, ठीक है, अपने शासनकाल की अमीरों, अमीरों को, अमीरों का मतलब होता है कि क्वेश्चन लिख लेना उच्च पद पर, ठीक है, अमीरों का मतलब क्या होता था, उच्च पद पर अधिकारी, ठीक है, उच्च पद पर जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब ये तो शासक था कि इसके बाद जो भी है ना इसके सिपाही रहते थे या जो भी उच्च पद के अधिकारी होते थे उनको अमीर भी कहा जाता था, अमीरों कहा जाता था, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि उलेमाओं भी कहते, क्या कहते थे, लेकिन उलेमाओं जो थे भी वो, ठीक है, ये जो कहा जाता था फारसी भाषा में कहा जाता था, तो ये जो अमीर है ये अफगानी भाषा का शब्द, ठीक है, उलेमाओ, उलेमाओ का मतलब तो कोई फारसी वर्ड है भैया, साइड नहीं, ये नाम है, जैसे अपन कहते हैं कि जैसे अपन कहते हैं सैनिक, मैंने कहा सैनिक और इंग्लिश में कहा सोल्जर, तो अलग थोड़ी ना, ये वही, लेकिन वर्ड अलग हो गया, भाषा अलग हो जाती ना, तो वैसे ही ये किस भाषा थी, एक फारसी भाषा, और इनकी जो भाषा थी वो अफगानी भाषा, तो अफगानी भाषा फारसी भाषा में क्या कहते हैं कि जो उच्च पदाधिकारी होता है अपन कहते हैं वो उच्च पद पर अधिकारी है, यही कहते हैं अपन, है ना, तो वैसे उनको उनकी भाषा में क्या कहते हैं, वो उलेमा कहते हैं, आगे समझ में, उलेमा का मतलब उच्च पदाधिकारी, ये फारसी भाषा में होता है, और उसी को अमीरों का मतलब ये होता है कि अमीरों का मतलब ये होता है उच्च पदाधिकारी ही होता है, लेकिन किस भाषा में होता है, फारसी, ये होता है कि कौन सी अफगानी भाषा, बस चीजें वही है ना, ये जानना। तो क्या लिखा बहलोल लोधी ने, क्या लिखा है, क्या बोलो, हाँ हाँ
तो बहलो लोधी जो था ये क्या करता था, अपने शासनकाल में अमीरों को लिख लेना, इन्वर्टेड कॉमा लिख लेना, मैं पूछाता हूँ, है ना। मनसद ए अली, ये नाम होता था, मनसद ए अली के नाम से पुकारता था, ठीक है, मनसद ए अली के नाम से पुकारता था। तो अपने अमीरों को क्या नाम से पुकारता था, मनसद ए अली के नाम से पुकारता था, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे समझ में। देखो क्या चीज बात करी भी, एक बार उसमें जितना लिखा है मैं बताऊं। अपन पढ़ रहे थे लोधी वंश, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश, लोधी वंश का संस्थापक था बहलो लोधी, जिसने क्या करा था 1451 से लेकर 1490 तक शासन करा था। फिर मैंने बताया था कि जो बहलो लोधी है ना, ये क्या है, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोधी था, जो 1451 में, है ना, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। और बहलो लोधी जो था कैसा शासक था, तो बहलो लोधी अफगानी शासक था, इसलिए इसको क्या कहता है, दिल्ली में, है ना, तो दिल्ली में सर्वप्रथम अफगान राज्य की स्थापना में श्रेय किया जाता है, तो दिल्ली में सर्वप्रथम अफगान राज्य की स्थापना में श्रेय बहलो लोधी को दिया जाता है। और जो बहलो लोधी था ये इसने क्या करा था, अपने शासनकाल में अपने नाम से सिक्के चलाए थे। तो बहलोली सिक्कों का जो प्रश्न है किसने करा था, तो बहलोली सिक्कों का जो प्रश्न है किसने चलाए थे, बहलोली सिक्के बहलो लोधी ने चलाए, बस ये हो गया। फिर मैंने बताया था कि जो बहलो लोधी था ये अपने शासनकाल में क्या करता था, तो अपने शासनकाल में जो अमीर होते थे, अमीर का मतलब होता था इसके शासनकाल में जो भी उच्च पदाधिकारी होते थे, उन उच्च पदाधिकारियों को क्या नाम से पुकारता था, तो उच्च पदाधिकारियों को भी, है ना, मनसद ए अली के नाम से पुकारता था। बताने वाला क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो अपने उच्च अधिकारियों को या अपने अमीरों को, ठीक है, मनसद ए अली के नाम से पुकारता था, तो बहलो लोधी ऑप्शन है। आगे क्या समझ में ये ध्यान, ठीक है। चलो इसके बाद अगला पॉइंट करना, देखो दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट, है ना, देखो दिल्ली सल्तनत में अगला पॉइंट लिखना, देखो दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में लिखना सभी शासकों में, है ना, दिल्ली सल्तनत में लिखना ये सभी शासकों में। तो दिल्ली सल्तनत में हम बात करें जितने भी शासक रहे उनकी बात करें तो लिखना दिल्ली सल्तनत में लिखना सभी शासकों में, लिखो सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, सबसे लंबा शासन लिख लो। सबसे लंबा शासन किसका रहा है, तो सबसे लंबा शासन जो रहा है वो बहलो लोधी का रहा है, ठीक है, ये ध्यान सही है। तो ध्यान रखना कि सबसे लंबा शासन किसका रहा है, तो सबसे लंबा शासन रहा है वो बहलो लोधी का है। बहलो लोधी के बाद दूसरा नाम आएगा कि फिरोज शाह तुगलक, उसका भी लगभग था, लेकिन देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ महीनों का अंतर है, कितना अंतर है, महीनों का अंतर है ना, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, बहलो लोधी का। तो ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत का वह शासक होने के जिसने सबसे लंबे समय तक शासन करा है, तो बहलो लोधी, हो गया क्लियर। उसके बाद दूसरा नंबर आता है फिरोज शाह तुगलक, वो भी बताया था मैंने, वो बताया था 1451, वो था 1351 से, है ना, 1351 से लेकर 1388 तक था, सही है। और ये ध्यान रखना ये कब से, 1451 से, ये रहा 1451 से 1490, हो गया क्लियर। तो लगभग 38 साल तक का शासन रहा इसका, कितने साल तक करा, 38 साल, देख लो 89 है आखिरी में, और यह कितना 51 है, तो 38 साल तक ये शासक रहा ही। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, तो ध्यान रखना बहलो लोधी का। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा फिरोज शाह तुगलक, अगर बहलो लोधी नहीं आएगा तो फिरोज शाह तुगलक आएगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर फिरोज शाह तुगलक और बहलो लोधी आ गया तो उसमें बहलो लोधी का नाम आता है, क्योंकि इसका शासनकाल सबसे लंबा रहा है दिल्ली सल्तनत में, हो गया क्लियर, आ गया समझ में, ये ध्यान रखना। चलो इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लो इसके बारे में, है ना, लिखो अगला लिखना, देखो बहलो लोधी ने, अगला पॉइंट लिख लेना, देखो बहलो लोधी ने, बहलो लोधी ने सन 1487 1488 बहलो लोधी ने, बहलो लोधी ने लिखना सन 1487 1488 में लिखना अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में, ठीक है, अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में लिखना ग्वालियर पर आक्रमण किया था, अपने अंतिम समय में लिखना ग्वालियर पर आक्रमण किया था, ठीक है, अपने अंतिम समय में ग्वालियर पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो बहलो लोधी था इसने अपने अंतिम समय में, तो अंतिम समय क्या हो रहा है 1487 में इसने क्या करा था, तो अपने अंतिम समय में इसने क्या करा था, तो ग्वालियर पर आक्रमण करा था, ठीक है, ग्वालियर पर आक्रमण करा, लिख लिया। फिर आगे लिखना
ग्वालियर पर आक्रमण करके, ग्वालियर पर आक्रमण करके, ग्वालियर पर आक्रमण करा था, आगे लिखना, ग्वालियर पर आक्रमण करके, देखो ग्वालियर के किले पर, ठीक है, ग्वालियर के किले पर, ग्वालियर के किले पर, ठीक है, ग्वालियर के किले पर अधिकार किया, ठीक है, ग्वालियर के किले पर अधिकार किया था। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि लोधी वंश का पहला शासक कौन था जिसने ग्वालियर पर आक्रमण करा था? तो भैया बहलोल लोधी, जिसने सबसे पहले, लोधी वंश का शासक कौन है भैया जिसने, ठीक है, तो लोधी वंश का शासक कौन था? बहलोल लोधी था, जिसने आक्रमण करा था, ग्वालियर पर आक्रमण करा, ठीक है। तो ग्वालियर का किला है, इन्हीं सुना, नाम नहीं सुना पहले, किसने बनवाया था? तो फिर क्या नाम सुना? नाम तो सुना है ग्वालियर, वो तो नाम सबने सुना है ना, होगा भी है, किला है ग्वालियर में, होगा किला, क्या कहते हैं उसको, ये किलो का रत्न कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ग्वालियर का किला भी अगर अपना मध्य प्रदेश का सबसे पुराना किला है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना किला कौन सा है? ग्वालियर का किला है, 525 ईस्वी का बना हुआ है, कब का बना हुआ है? 525 ईस्वी का बना हुआ है। आज से लगभग जोड़ दो, माइनस कर दो, 2000 चल रहा, 2000 में से 500 माइनस कर दो, 1500 साल पुराना किला, ठीक है। तो किसने पता करना कि किसने बनवाया था इसको, जिसको पूर्व का युगाटर भी कहा जाता है, किलो का रत्न कहा जाता है ना, प्रसिद्ध किला है ग्वालियर का किला, ठीक है। चल आगे समझ में, तो किसने आक्रमण करा था, ध्यान रखना, यहाँ पिछले बता रहे इंपोर्टेंट पूछा है। तो बहलोल लोधी जो था कि इसने क्या करा था, ग्वालियर पर आक्रमण करा था, ठीक है। वो ग्वालियर का जो किला था कि उस पर किसने क्या करा था, तो ग्वालियर के किले पर किसने क्या करा था, अधिकार करा था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये बाद में कुछ पैसे देकर वापस किला ले लेता है, वो काम करके खाली रहते हैं। महाराजा सूरज सिंह ने बनवाया था ये 525, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये बात ध्यान रखना, ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, ये पढ़ा था कि बहलोल लोधी के, देखो और कोई ज्यादा खास नहीं है, क्वेश्चन अगर आता है बहलोल लोधी से क्वेश्चन ही आता है ना, एक चीज और देखिए वो लिखा बहलोल लोधी के बारे में क्वेश्चन ही आता है कि लोधी वंश का शासक कौन था, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी जो था वो क्या उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था, तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था, ये बताया था। इसके बाद बताया था कि जो बहलोल लोधी था ये अफगान शासक था, तो दिल्ली में सर्वप्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बहलोल लोधी को जाता, ये कहा जाता है, ये बताया। इसके बाद होता है कि जो बहलोल लोधी था इसने अपने नाम से क्या करा था, तो बहलोली सिक्कों का प्रचलन करा था। अपने नाम से कौन से सिक्के चलाए थे कि इसने, तो बहलोली सिक्के चलवाए थे, ये बताया। इसके बाद बताया था जो बहलोल लोधी था ये अपने शासन काल में, ठीक है, जो सैनिक होते थे या जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको क्या नाम से पुकारता था, तो मनसद अली के नाम से पुकारता था, यही हो गया। इसके बाद आता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है जिसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल बहलोल लोधी के रहा है ना, लगभग 38 वर्ष तक शासन करा है। पिछले कितना करा है, तो ये पता होना चाहिए कब बेटा गद्दी पे कब तक रहा, तो कैसा था 1451 से 1490 तक रहा था, क्या समझ में ये जाना, ठीक है, ये हो गया था। इसके बाद बताया मैंने आपको, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बताया था, जो बहलोल लोधी था इसने अपने अंतिम समय में क्या करा था, तो अपने अंतिम समय में इसने ग्वालियर पर आक्रमण करा, ठीक है, और ग्वालियर के किले पर क्या करा था इसने, ठीक है, विजय प्राप्त करी। लेकिन क्या होता है कि वापस जो कुछ पैसे देके वापस किला किसको दे देता है, राजा को दे देता है काम करने, ठीक है। चलो इसके अलावा एक पॉइंट लिख लेना, ये पूछा था इंपोर्टेंट है, लिखना बहलोल लोधी के, बहलोल लोधी के शासनकाल की महत्वपूर्ण लिखना, देखो बहलोल लोधी के शासनकाल की, बहलोल लोधी के शासनकाल की एक चीज लिख लेना, बहलोल लोधी के लिखना शासनकाल की, बहलोल लोधी के लिख लेना के शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि बहलोल लोधी के शासनकाल की, बहलोल लोधी के शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता यह था कि महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि आगे लिखना बहलोल लोधी ने, लिखना बहलोल लोधी ने, बहलोल लोधी ने जौनपुर राज्य को, जौनपुर राज्य को, जौनपुर राज्य को, बहलोल लोधी ने क्या करा था, जौनपुर राज्य को, ठीक है, लिखना जौनपुर राज्य को लिखना भी अपने, ठीक है, अपने राज्य में शामिल किया, ठीक है, अपने राज्य में क्या करा था, इसको शामिल किया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, पूछा था जो बहलोल लोधी था इसके साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसने क्या करा था, तो इसने जौनपुर राज्य है ना, तो जौनपुर जो राज्य था, ठीक है,
इसको क्या करा था, अपने राज्य में शामिल करा था। और जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? तो जौनपुर जो है इसकी स्थापना जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। इसके नाम पर है भी है जोना खा। जोना खा कौन था? यहाँ तो इसका भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के नाम पर जौनपुर नगर था। सही है। तो ऐसा कहा जाता है कि जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। लेकिन बाद में जो जौनपुर नगर रहता है कि ये क्या होता है कि यहाँ से निकल जाता है। फिर बाद में ये क्या करता है, भैलो लोधी जो रहता है जौनपुर राज्य को क्या करता है, जौनपुर जो राज्य रहता है इसको क्या करता है कि अपने राज्य में वापस मिलाता है। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता है ना। तो अगर पूछे भैलो लोधी जो था इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो अगर राज्य पूछ रहा है तो उसमें आ जाएगा कि जौनपुर राज्य का विलय अपने राज्य में विलय, है ना। तो ध्यान, जौनपुर राज्य का इन्होंने क्या कहा था, अपने राज्य में विलय करा। ठीक है, बस ये पॉइंट है पीएस। ठीक है, ये पढ़ा भैलो लोधी के बारे में। अब बस इससे ही क्वेश्चन आते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है भी यहाँ से अगला, ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। भैलो लोधी से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके बाद जो अगला है उसका नाम लिखोगे सिकंदर लोधी। ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला शासक कौन है? सिकंदर लोधी। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सिकंदर लोधी से। ठीक है, चलो ये रहा था 1489 से लेकर 1570 1570 तक रहा। ठीक है, सिकंदर लोधी ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सिकंदर लोधी से। भैलो लोधी से कम आते हैं, ज्यादा। चलो, तो सिकंदर लोधी हो गया क्लियर। इसके बारे में पढ़ना है, ये भी लोधी वंश का शासक। तो लिख लो, सिकंदर लोधी भी लिख लेना। लिखो लिखो, बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात, 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 बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात आगे लिखना, लिखो उसका पुत्र निजाम खां। क्या नाम था इसका ओरिजिनल नाम? निजाम खां। ये निजाम भी लिखा रहता है, एक बार लिखना। बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात लिखना क्या, उसका पुत्र निजाम खां। आगे लिखना निजाम खां, लिखो निजाम खां लिखना, सिकंदर लोधी के नाम से, सिकंदर लोधी के नाम से, सिकंदर लोधी के नाम से, ठीक है, शासक बना। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा था। तो क्वेश्चन आता है भी कि जो सिकंदर लोधी था, सॉरी जो निजाम खां था, ठीक है, तो जो निजाम खां था क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? तो निजाम खां जो था कि सिकंदर लोधी के नाम से गद्दी पर बैठा था, मतलब सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था निजाम खां, है ना। ये बता रहे हैं, जिससे बताया था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जुना खां या जोना खां, उसी का नाम था कि वो गद्दी पे के नाम से बैठा था। ये ध्यान रखना, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो, कब गद्दी पर बैठा था? 1489 में। आ गया समझ में? ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, पढ़ रहे सिकंदर लोधी के बारे में। तो क्या चीज बताइए, सिकंदर लोधी जो था ये किसका पुत्र था? तो ये बहलोल लोधी का पुत्र था। और बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात जो बहलोल लोधी का पुत्र था जिसका नाम था निजाम था, ये के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये सिकंदर लोधी के नाम से 1490 में शासक बनाता है, गद्दी पर बैठा। हो गया क्लियर। अब इसके बाद अगला पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया ना। चलो, अब इसके बाद नीचे करके लिख लेना, शासक बना, है ना। अब नीचे करके लिख लो, लिखो सिकंदर लोधी के समय के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, अब इसके समय के जो इंपोर्टेंट कार्य हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईएमपी करके लिखना है। सिकंदर लोधी के समय के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, इसके समय में भी कौन कौन से इंपोर्टेंट इसने कार्य करे थे, इसके बारे में। तो सिकंदर लोधी के समय के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, तो सिकंदर लोधी था, इसके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इसने करे थे। हो गया क्लियर। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट करके लिखना, देखो सिकंदर लोधी ने, पहला पॉइंट करके सिकंदर लोधी ने, पहला पॉइंट करके लिख लेना, सिकंदर लोधी ने सन 1504 में, सन 1504 में सिकंदर लोधी ने सन 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने, ठीक है, सन 1504 में क्या करा था, आगरा शहर की स्थापना करी। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो उत्तर प्रदेश का शहर है आगरा, जहाँ पे ताजमहल है, ठीक है, तो इसको बसाया किसने, आगरा शहर बसाया किसने था? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। कि क्वेश्चन पूछा है कि आगरा शहर जो है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोधी ने करी थी। ध्यान रखना। अब यहाँ से आगरा का नाम आ रहा है, इससे पहले क्योंकि आगरा का नाम सुना था, अभी तक जो पढ़ा थी अपन नहीं पढ़ा, अपन ने अभी तक लाहौर नाम सुना था, दिल्ली पढ़ा था, दिल्ली देवगिरी पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब यहाँ से नाम आता है कि आगरा का,
ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो आगे जो इसके बाद जो शासक रहेंगे मुगल, उन्होंने भी कहाँ शासन करा कि दिल्ली और आगरा दोनों में शासन करा। तो अधिकतर चीजें आपको कहाँ मिलेगी, तो भी अगर इनसे संबंधित चीजें देखनी दिल्ली सल्तनत मुगल से, तो दो जगह चले जाओ, दिल्ली और आगरा। इसके अलावा कई चीजें मिलेगी, दिल्ली चले जाओ, आगरा चले जाओ, ये दो चीजें भी है जहाँ पर इनसे संबंधित चीजें मिलेगी। आ गया समझ में? चलो ठीक है। तो दिल्ली और आगरा दो जगह इन्होंने राजधानी बनाई थी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही कि जो आगरा है इसकी स्थापना किसने करी? तो आगरा की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो आगरा की स्थापना 1504 में किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी। ठीक है, क्लियर? चलो उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखना? हाँ, आगरा शहर की स्थापना करी थी। उसके बाद अगला लिखना, देखो अगला पॉइंट लिखना, देखो सिकंदर लोदी ने। अगला पॉइंट लिखना, देखो सिकंदर लोदी ने। अगला पॉइंट लिखना, देखो सिकंदर लोदी ने। देखो आगरा शहर की स्थापना के बाद सिकंदर लोदी ने लिखा, आगरा शहर की स्थापना के बाद सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना के बाद अपनी राजधानी, ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना के बाद लेकिन अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी। क्योंकि अब राजधानी दिल्ली से आगरा को लेके आया। तो क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी थी? तो दिल्ली से आगरा राजधानी लेकर कौन आया था? सिकंदर लोदी। आगे भी समझ में कि नहीं आया? तो अभी तक कितनी होगी भी दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या थी राजधानी? दिल्ली सल्तनत की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो क्वेश्चन क्या आएगा? दिल्ली सल्तनत की आरंभिक राजधानी, आरंभिक का मतलब था सबसे पहले राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। है क्या थी दिल्ली सल्तनत की आरंभिक राजधानी? है लाहौर थी। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उसके बाद आता है कि लाहौर से दिल्ली लेकर आया था इल्तुतमिश, है ना। फिर बताया था कि राजधानी जो है दिल्ली से किलोखरी बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, सही है। उसके बाद बताया था कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो लेके गया था मोहम्मद बिन तुगलक, देवगिरी लेके गया था। देवगिरी नाम जो था उसका नाम बदल के दौलताबाद रखा था, ये तो बताया था। लेकिन मैंने कहा था कि उसकी योजना सब विफल हो गई थी, लेके तो गया, वापस लानी पड़ गई थी उसको राजधानी, ठीक है। तो वापस दिल्ली आ गई थी। उसके बाद होता है कि दिल्ली राजधानी लेकर कौन आता, दिल्ली से राजधानी आगरा लेकर कौन गया? तो दिल्ली से राजधानी भी आगरा लेकर गया था सिकंदर लोदी। और ये पूछते थे कि आगरा शहर की भी स्थापना किसने करी थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने करी। आ गया समझ में? ये जाना। अब आगरा शहर है, इसका नाम आगरा ही क्यों है? इसका नाम आगरा ही क्यों है? जो आगरा शहर है इसका नाम आगरा ही क्यों रखा? दूसरा भी रख सकते थे, हैं? हाँ, कोई मर्जी नहीं होगी, मर्जी में भी कैसे दिमाग में आएगा कि आगरा रखना है? कुछ तो लगा हुआ लॉजिक, ठीक है, कि ऐसे रखना है कि आगरा ही रखना है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये यमुना नदी जो आगरा मथुरा तो दिल्ली ये किस नदी किनारे बसे हुए? यमुना नदी किनारे बसे हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर लोदी नाव पर सवार था, है ना, नाव पर जा रहा था, ठीक है, तो जब उसने नाविक से पूछा कि भाई आगे क्या है, तो नाविक ने कहा आगे राह है। क्या है? आगे आगे क्या है? तो भी आगे राह है। राह का मतलब होता रास्ता है। तो आगे राह से पड़ गया आगरा। आया समझ में? आगरा इसके नाम पर है। आगे क्या है कि आगे राह है। राह मतलब रास्ता है। पूछा कि आगे क्या दिख रहा है? तुमने कहा आगे मेरे को रास्ता दिख रहा है, राह दिख रहा है, आगे राह है। तो आगरा आया समझ में? ये उसका अपभ्रंश के नाम पड़ गया भी है ना, इसी से अपभ्रंश के नाम क्या पड़ गया? आगरा, ठीक है। ये देना। चलो तो आगरा शहर किसने बसाया था और आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। इतना हो गया क्लियर। अब अगला पॉइंट करके लिखना, अगला पॉइंट लिखना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना सिकंदर लोदी के बारे में। ये क्या था? अगला लिखना, लिखो सिकंदर लोदी ने। अगला लिखना, लिखो सिकंदर लोदी ने। लिखना सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का एक नया पैमाना, ठीक है, भूमि मापने का, ठीक है। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का सिकंदर लोदी ने लिखना है सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का एक नया पैमाना, ये पूछा था भी इंपोर्टेंट है, एक नया पैमाना जिसका नाम लिख लेना, ठीक है। गज सिकंदरी क्या था? जो भूमि को गज में मापते हैं। सुना नहीं सुना? गज नाम नहीं सुना? अरे भूमि को भी अलग अलग तरीके से मापा जाता है, गज से भी मापते हैं, कितना गज होता है ना, तो ध्यान रखना। तो भूमि मापन का नया पैमाना जो था कि गज सिकंदरी का प्रश्न किसने करा था? तो क्वेश्चन आता है गज सिकंदरी का जो प्रश्न है
एक प्रश्न का मतलब होता है चलाना, है ना। तो गज सिकंदरी का जो प्रश्न है किसने करा था? सिकंदर लोदी ने करा। ठीक है, या कोमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या भूमि मापन का गज पैमाना जो होता है, जिसको भूमि को किसमें मापते हैं? गज में। तो ये पैमाना था, ठीक है, जिससे भूमि को किसमें मापा जाता था? तो भूमि को मापा जाता था किसमें? तो गज में। तो भूमि मापन का जो पैमाना था, ठीक है, तो भूमि मापन का नया पैमाना गज सिकंदरी का प्रश्न किसने करा था? तो ये किसने करा था? तो ये सिकंदर लोदी ने करा। आ गया समझ में? तो भूमि को किसमें मापना? गज में। अलग अलग होता है कि एकड़ में मापते हैं, बीघा में मापते हैं, क्यारे में मापते हैं, होता है। तो बेसिक क्या होता है कि भूमि मापने का पैमाना होता है गज। ठीक है, तो गज सिकंदरी का क्वेश्चन किसने करा था? सिकंदर लोदी ने करा। हो गया क्लियर? चलो अगला पॉइंट लिखना है इसके बाद सिकंदर लोदी के बारे में। ठीक है, चलो अगला लिखना। देखो सिकंदर लोदी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला लिखना सिकंदर लोदी ने। देखो सिकंदर लोदी ने, अगला पॉइंट लिखो सिकंदर लोदी ने नगर कोट में स्थित, सिकंदर लोदी ने, हाँ देखो सिकंदर लोदी ने नगर कोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर, नाम आया था ये पहले भी, उड़ीसा में ज्वालामुखी मंदिर नहीं, उड़ीसा में तो जगन्नाथपुरी का मंदिर है ना। तो ये बताया था कि नगर कोट में, नगर कोट वर्तमान में पाकिस्तान में वहां पर था ये। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने क्या करा था? तो सिकंदर लोदी जो था इसने क्या करा था? तो इसने नगर कोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर की लिखना, मूर्ति को तोड़कर, ज्वालामुखी मंदिर की लिखना, मूर्ति को तोड़कर, देखो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, देखो मूर्ति को तोड़कर लिखना, मूर्ति को तोड़कर आगे लिखना, उसके टुकड़े करके, उसके टुकड़े करके, मूर्ति को तोड़कर लिखना, उसके टुकड़े करके लिखना, है ना, लिख लिया, उसके टुकड़े करके आगे लिखना। लिखो कसाई घर में, कसाई घर में, कसाई घर में लिखना, मांस तोड़ने के लिए दे दिया, मांस तोड़ने के लिए दे दिया। ठीक है, मांस तोड़ने के लिए, मांस तोड़ने के लिए दे दिया। ठीक है, ये देना आ गया समझ में? तो क्वेश्चन उठ जाता है कि किस शासक ने नगर कोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़कर, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके क्या करा था कि कसी घर में मांस तोड़ने के लिए दे दिए थे। तो कौन था वो? सिकंदर लोदी। इससे पहले पढ़ाया था कि जिसने क्या करा था, नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन में आग लगा दी थी, वो फिरोज शाह तुगलक था, है ना। उसने उसने क्या करा था? तो उसने नगर कोट में स्थित, वही नगर कोट मंदिर है, ये दोनों उसी की बात होगी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट में स्थित जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय भवन में आग लगा दी, जिससे 1300 से अधिक हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ जलकर आग करके पढ़ाया था उसको। लेकिन इसने क्या करा था? तो कि इसने जो है नगर कोट में स्थित जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़ा था। मूर्ति को तोड़ने के बाद उसके छोटे छोटे क्या करेंगे? टुकड़े करें, टुकड़े करके उसको टुकड़े को क्या करा था? कसी घर में क्या करा था? मांस तोड़ने के लिए दे दिए थे। मतलब ये भी धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था? तो क्या असहिष्णु था। आ गया समझ में? तो सिकंदर लोदी धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था? तो सिकंदर लोदी धार्मिक प्रवृत्ति से असहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब होता है जो सभी धर्मों के लिए प्रतिभाव रखता है ना। असहिष्णु का मतलब होता है जो उसका केवल एक ही विशेष धर्म होता है ना, उसी धर्म के प्रति रहता है कि उसको कहते हैं। हो गया क्लियर? आ गया? ये ध्यान। क्वेश्चन क्या था कि किसने दिया जो मूर्ति थी, मूर्ति को तोड़कर, ठीक है, ये ध्यान। हो गया क्लियर? कैसे घर में मांस तोड़ने के लिए दिया था? सिकंदर लोदी ने। इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना, अगला पॉइंट लिख लेना सिकंदर लोदी के बारे में। अगला लिखना सिकंदर लोदी ने, लिखना सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में, सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में, सिकंदर लोदी ने लिखना भी अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में लिखना, लिखो ताजिए निकालने पर, ताजिए निकालने पर, अपने शासनकाल में लिख लेना भी ताजिए निकालने पर, ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ताजिए निकालने पर, मुहर्रम में जो ताजिए निकलते हैं उसके बाद होती है तो उसमें क्या लगा दिया था? इसने इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्वेश्चन क्या था कि दिल्ली सल्तनत का वो शासक कौन था जिसने, ठीक है, ताजिए निकालने पर क्या लगा दी थी? तो ताजिए निकालने पर प्रतिबंध या रोक लगा दी थी। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? रोक लगा दी। किसने लगा दी थी? तो वो फिरोज शाह, सॉरी, सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा नीचे का लिखना, ताजिए मुहर्रम में निकलते, ताजिए निकलते, जुलूस टाइप निकलता, ताजिए उसको कहते हैं मुहर्रम में निकलते, हाँ। तो इसने उस पर भी क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। तो क्वेश्चन आता है कि ताजिए निकालने पर किससे रोक लगा दी थी? सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा एक पॉइंट को लिख लेना, इसमें जाता है, लिखो इसी में नीचे लिख लेना, लिखो मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को
अगला पॉइंट लिख लेना, मुस्लिम महिलाओं को उनके पीर तथा संतों की मजार पर, पीर का मतलब होता है जो अपन कहते हैं साधु संत होते हैं, हाँ वही होते हैं, ठीक है। तो क्या करा था भैया सिकंदर लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को उनके पीर तथा संतों की मजार पर, मजार का मतलब होता है समाधि, है ना, जिसको हम कहते हैं मजार पर ना, तो लिखा। तो मुस्लिम महिलाओं को क्या करा था, उनके पीर तथा संतों की मजार पर जाने पर रोक लगा दी थी। मजार पर क्या करती थी, जाने पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम महिलाओं को उनके पीर तथा संतों की मजार पर जाने पर क्या करती थी, रोक लगा दी थी कि महिलाएं जो है वो किसी भी पीर की मतलब मजार पर नहीं जा सकती, है ना। मजार का मतलब होता है जिसको मकबरा कहते हैं, समाधि कहते हैं, सही है। तो ध्यान रखना कौन शासक था, मुझे सिकंदर लोदी। क्या पढ़ रहे हैं सुन लो एक बार, इंपॉर्टेंट सिकंदर लोदी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद क्या होता है, तो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जो बहलोल लोदी का पुत्र रहता है जिसका नाम था निजाम खां, क्या करके निजाम खां क्या नाम से गद्दी पे बैठता है, सिकंदर लोदी के नाम से शासक बना। अब अपन बात करेंगे जो सिकंदर लोदी था ये 1490 से लेकर 1517 तक रहा। तो इसके समय में कौन कौन से इसने कार्य करे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी। तो आगरा शहर के क्वेश्चन हो जाते कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, 1504 में। और आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर लोदी ने करी थी। फिर आता है कि ये किसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित करी थी। तो अपनी राजधानी क्या दिल्ली से आगरा को लेके गया, तो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित करने का श्रेय किसको था, सिकंदर लोदी को दिया था, ये बताया। इसके बाद मैंने बताया था कि जो सिकंदर लोदी था इसने भूमि मापन का एक नया पैमाना निकाला था, इसका नाम है गज सिकंदरी। तो भूमि मापने का नया पैमाना जो गज सिकंदरी का प्रश्न किसने करा था, तो गज सिकंदरी का जो प्रश्न है ये किसने करा था, तो गज सिकंदरी का प्रश्न सिकंदर लोदी ने करा था, ये बताया। फिर मैंने बताया था कि इसने क्या करा था, तो इसने नगर कोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर जो था, तो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसको क्या करा था कि उसको टुकड़े करके ऐसे घर में क्या करा था कि मांस होने के लिए। तो मैंने क्या बताया कि जो सिकंदर लोदी था धार्मिक प्रवृत्ति से कैसा था, ये बताया। इसके बाद मैंने बताया था जो सिकंदर लोदी था इसने क्या करा था, तो इसने अपने शासनकाल में, ठीक है, मुसलमानों को क्या कर दिया था कि ताजिया निकालने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी थी, ठीक है। इसके अलावा जो मुस्लिम महिलाएं रहती थी तो मुस्लिम महिलाओं को उनके पीर तथा संतों की मजार पर, ठीक है, तो उनके पीर तथा संतों की मजार पर जाने पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी। तो कौन था शासक, सिकंदर लोदी। हो गया क्लियर, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो एक ठीक है ना, चलो एक आध पॉइंट और लिख लो इसमें। अगला लिखना, अगला पॉइंट लिखना ना, लिखो अगला पॉइंट लिखना, गुलरुखी शीर्षक लिखना। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, ये टाइटल का नाम है गुरु, ठीक है ना। गुलरुखी शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, तो लिखना गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने का श्रेय, फारसी कविता लिखने का श्रेय, फारसी कविताएं लिखने का श्रेय किसे दिया था, सिकंदर लोदी को दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन पे लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गुलरुखी शीर्षक से, ये लिखा हुआ है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने का जो श्रेय है ये किसे दिया था, लिखने का श्रेय, ठीक है, किसे दिया था कि सिकंदर लोदी को दिया था, ठीक है, सिकंदर लोदी को दिया था, ठीक है, सिकंदर लोदी को दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने का श्रेय किस शासक को दिया था। तो शीर्षक के टाइटल का नाम है ना, कौन सा शीर्षक है, गुलरुखी। तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने का श्रेय किसे आता है, सिकंदर लोदी को दिया था। बस इसके समय के भी इंपॉर्टेंट कार्य इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। क्या आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है आगरा शहर किसने बसाया था, कब स्थापना हुई थी, 1504 में। राजधानी को भी आगरा दिल्ली से आगरा को लेकर आया था, ये लेकर आया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किसने भूमि मापन का नया पैमाना गज सिकंदरी चलाया था, सिकंदर लोदी ने चलाया था। इसके बाद कहा था कि किसने नगर कोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसे कैसे घर में काम मांस तोड़ने के लिए दिया था। इसके बाद बताया था कि जो सिकंदर लोदी था इसने मुसलमानों के ताजे निकालने पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। इसके अलावा जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको उनके पीर तथा संतों की मजार पर जाने पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ये जो गुलरुखी शीर्षक था, तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने का जो श्रेय है वो सिकंदर लोदी को ही दिया जाता है ना। और लास्ट पॉइंट लिख लो दिया इसमें, लास्ट पॉइंट लिख लेना, देखो सन 1517 में, देखो सन 1517 में, देखो सन 1517 में, सन 1517 में अगला लिखना है ना, सन 1517 में देखो गले में कैंसर की बीमारी होने के कारण, गले में कैंसर की बीमारी होने के कारण सन 1517 में गले में कैंसर की बीमारी होने के कारण, ठीक है, होने के कारण
ठीक है। सन 1517 में गले में कैंसर की बीमारी होने के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई। सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किस शासक की गले की बीमारी होने के कारण या गले में कैंसर होने के कारण क्या हुई थी इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। तो किसकी हुई थी क्या मृत्यु? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी जो था इसकी मृत्यु कैसे होती है? इसकी मृत्यु जो है वो, ठीक है, गले में कैंसर होने के कारण क्या होती है? इसकी मृत्यु। ठीक है, क्लियर? तो किस किसके बारे में पढ़ लिया? ठीक है, सिकंदर लोधी पढ़ लिया, इसके अलावा बहलोल लोधी पढ़ लिया। अब इसके बाद एक और शासक है उसका नाम लिखो, इब्राहिम लोधी। क्या नाम है? अगला शासक इब्राहिम लोधी, है ना, ये लास्ट में इसको लिखो इब्राहिम लोधी। ये रहा था 1517 से 1526 तक रहा। ठीक है, क्लियर? अब इसके बारे में लिखना है ना, तो इब्राहिम लोधी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो हाँ, इसके बाद अगला पढ़ लिखना। देखो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, देखो सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात, देखो सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात, सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र लिखना इब्राहिम, उसका पुत्र लिखना क्या? इब्राहिम। इब्राहिम लिखना शाह की उपाधि धारण कर, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर, है ना, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर लिखना। इब्राहिम शाह लोधी के नाम से शासक बना, इब्राहिम शाह लोधी के नाम से लिखना, ये नाम से इब्राहिम शाह लोधी के नाम से लिख लेना। सन 1517 में, ठीक है, लोधी वंश का शासक बना, लोधी वंश का शासक बना, लोधी वंश का शासक बना। ठीक है, ये ध्यान, ठीक है, तो लोधी वंश का शासक बना था। वंश उपाधि धारण करी किसने? तो ध्यान रखना इब्राहिम शाह लोधी के नाम से। और ध्यान रखना भी इससे पहले वो रह गया जो सिकंदर था उसमें भी लगा रहना शाह, वो भी शाह के नाम से बैठा था। तो जो सिकंदर लिखा हुआ है तो सिकंदर में बीच में लिख लेना कि शाह, है ना, सिकंदर भी कौन सी उपाधि धारण करके गद्दी में बैठा था? शाह। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिकंदर लोधी के बीच में लगा लेना शाह। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बात कर रहे हैं? इब्राहिम लोधी की बात कर रहे हैं। तो इब्राहिम लोधी का शासक बना था 1517 में बना, और इब्राहिम जो था ये किसका पुत्र था? सिकंदर लोधी का पुत्र था। और इब्राहिम ने क्या करा था? शाह की उपाधि धारण करके इब्राहिम शाह लोधी के नाम से क्या बना था? ये 1517 में शासक बना। हो गया क्लियर? चलो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद अगला पॉइंट करके लिखना, ठीक है, शासक बना था। अगला पॉइंट लिखना, ठीक, चलो अगला लिखना, अगला लिखना इब्राहिम लोधी के समकालीन लिखना, इब्राहिम लोधी के समकालीन। अगला लिखना इब्राहिम लोधी के समकालीन, है ना, इब्राहिम लोधी के समकालीन। समकालीन का मतलब होता है बराबर। तो इब्राहिम लोधी के समकालीन, है ना, इब्राहिम लोधी ने क्या शासन करा? क्या पढ़ रहा है? तो इब्राहिम लोधी ने जो शासन करा लोधी वंश में कर रहा है ना। तो अगला लिखना, देखो लोधी वंश के समकालीन लिखना मेवाड़ के महाराजा, मेवाड़ के महाराजा। ठीक है, लोधी, है ना, लिख लिया। इब्राहिम लोधी के समकालीन कौन थे भी? इब्राहिम लोधी तो दिल्ली का जो क्षेत्र यहाँ का राजा था पूरा, और इसके समय मेवाड़ के जो महाराजा थे उनका नाम लिख लेना महाराणा, ठीक है, सांगा। कौन थे? महाराणा सांगा। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी के समकालीन मेवाड़ के राजा कौन थे? तो इब्राहिम लोधी के समकालीन मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ का क्षेत्र जो चित्तौड़ उदयपुर का जो क्षेत्र के यहाँ के महाराणा प्रताप, ठीक है, ये बात के पहले महाराणा सांगा, महाराज के समझ में। तो महाराणा सांगा ये सब क्या है कि ये यहाँ के शासक रहे मेवाड़। तो इसके इब्राहिम लोधी के समकालीन कौन थे? तो इब्राहिम लोधी के समकालीन ध्यान रखना मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, महाराणा सांगा थे। ठीक है, मेवाड़ के महाराजा कौन थे? तो क्या महाराणा सांगा थे। फिर नीचे लिख लेना सन 1517 में, ऐसे लिखो सन 1517-18 में, सन 1517-18 में, सन 1517-18 में लिखना, लिखो इब्राहिम लोधी और सन 1517-18 में लिखना, लिखो इब्राहिम लोधी और सन 1517-18 में लिखना इब्राहिम लोधी और लिखना मेवाड़ के महाराणा, है ना, इधर अपना महाराणा लगाते थे कि उपाधि महाराणा प्रताप बोलते हैं, महाराणा थे महाराणा सांगा,
तो सन 1517-18 में लिखना इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। खतौली है ना, ध्यान रखना, खतौली जगह का नाम, खतौली का युद्ध हुआ। खतौली, ये घ भी लिखा रहता है, खतौली भी लिखा रहता है, एक ही बात है, लेकिन ये नाम सही है। खतौली लिखा हुआ एसी की जगह ये खतौली भी लिखा हो तो भी सही है ना, ध्यान रखना। तो खतौली का युद्ध हुआ, आगे लिखना इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में लिखना, इस युद्ध में लिखना महाराणा सांगा ने, इस युद्ध में लिखना महाराणा सांगा ने, इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो क्वेश्चन आता है कि इब्राहिम लोदी को किस मेवाड़ के शासक ने हराया था? महाराणा सांगा ने। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को मेवाड़ के महाराणा सांगा ने हराया था। तो क्वेश्चन आता है खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खतौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। आगे क्या समझ में? और इस युद्ध में किसने हराया था? तो इस युद्ध में, ठीक है, आगे समझ में, इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था उसको किसने हराया था? उसको मेवाड़ के जो महाराणा था महाराणा सांगा ने हराया। हो गया क्लियर? क्लियर खतौली का युद्ध है? नहीं, तो महाराणा थोड़ा का मैंने महाराजा का भी, महाराजा उस समय जो थे उपाधि लगाते थे, महाराणा की उपाधि लगाते थे। जो महाराणा सांगा, ये तो का महाराजा नहीं, महाराणा सांगा, मतलब उस समय जो मेवाड़ के महाराजा जो थे, उनका नाम क्या था? महाराजा मतलब राजा कौन थे? तो राजा जो थे महाराणा सांगा थे, क्योंकि वहाँ के राजा कौन सी उपाधि लगाते थे? महाराणा की उपाधि लगाते थे। आगे समझ में इधर, ठीक है, आगे समझ में। चलो, तो खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, ध्यान रखना। मेवाड़ की जो राजधानी चित्तौड़ थी, क्या थी? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, चित्तौड़गढ़। ये ध्यान रखना, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़, ठीक है, हो गया क्लियर? चलो, फिर नीचे लिख लेना। चलो, ये हो गया ना, ठीक है, चलो अब इसके बाद नीचे लिख लेना, देखो सन 1526 में, सन 1526 में, इसके बाद लिख लो। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, भी ये ओपन पढ़ा रहे हैं, है ना। केवल इसमें खाली पॉइंट लिखना है, इसके बाद जो मुगल साम्राज्य शुरू होगा उसमें व्यवस्थित समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज है। अभी तक केवल इसमें पॉइंट लिख लो कि ये चीज उसमें आएगी आगे। तो लिख लेना सन 1526 में, सन 1500 लिखना, सन 1526 में लिखना, सन 1526 में लिखना इब्राहिम लोदी तथा, सन 1526 में लिखना, सन 1526 में इब्राहिम लोदी तथा, इब्राहिम लोदी तथा मुगल वंश के संस्थापक बाबर के मध्य, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के मध्य, सन 1526 में इब्राहिम लोदी तथा मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के मध्य, ये मध्य 21 अप्रैल, ये मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे लिखना इस युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध में लिखना, इस युद्ध में लिखना इब्राहिम लोदी, लिखना इस युद्ध में इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ। और आगे लिखना, लिखो पराजित हुआ, और आगे लिखना और हार सहन न कर पाने के कारण, और हार सहन न कर पाने के कारण, हार सहन न कर पाने के कारण घटना स्थल पर ही, ऐसे लिख लो युद्ध स्थल पर लिखते हैं, है ना। हार सहन न कर पाने के कारण युद्ध स्थल पर ही क्या हो जाती है? तो युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। आगे क्या समझ में? युद्ध स्थल पर ही किसकी मृत्यु हो जाती है? इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। आगे क्या समझ में? तो हार सहन न कर पाने के कारण इसकी हो जाती है, घटना स्थल या युद्ध स्थल पर इसकी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे क्या समझ में? यहाँ तक कि यही चीज समझ में, है ना। क्योंकि ये वाली चीज भी अपन जब बाबर पढ़ेंगे उसमें क्लियर समझाऊंगा। अभी तक ध्यान रखो 1526 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर इब्राहिम लोदी की मृत्यु होता है। इस युद्ध में क्या करा था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित करा था। वो पराजित होने के साथ इसकी घटना स्थल पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब ध्यान रखना है ना, घटना स्थल पर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर नीचे लिख लेना, क्वेश्चन में पूछा था कि ध्यान रखना, अगला पॉइंट करके लिख लेना, देखो इब्राहिम लोदी के साथ लिखना, इब्राहिम लोदी के साथ लिखना ग्वालियर के शासक, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ लिख लेना ग्वालियर के शासक,
विक्रमजीत सिंह, है ना। तो ग्वालियर के शासक जो थे ये ध्यान रखना, विक्रमजीत सिंह। ये भी किसकी तरफ से थे? इब्राहिम लोधी की तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो ग्वालियर के शासक लिख लेना विक्रमजीत सिंह, ठीक है। विक्रमजीत सिंह भी लिख लेना, लिखो विक्रमजीत सिंह भी लिख लेना। युद्ध स्थल में शहीद हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि जो पानीपत का प्रथम हुआ था इसमें इब्राहिम लोधी के साथ एक और कौन शासक थे जो शहीद हुए थे? तो इब्राहिम लोधी के साथ ग्वालियर के शासक जो थे विक्रमजीत सिंह, ये भी क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। हो गया क्लियर? अब नीचे एक दो पॉइंट बता रहा हूँ इब्राहिम लोधी से, वो लिख लो, पूछा था। नीचे अगला पॉइंट करके लिख लेना, देखो दिल्ली सल्तनत का लिखना जो पहला शासक था, देखो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो लिखना जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। मतलब अभी तक दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक रहे किसी की भी मृत्यु युद्ध से नहीं हुई है ना। आ रहा है समझ में? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसकी मृत्यु किससे हुई है? युद्ध लड़ते हुए। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध लड़ते हुई थी? केवल इब्राहिम लोधी, जिसकी घटना स्थल पर युद्ध स्थल पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु जाती। बाकी तो भी एक तो घोड़े से गिर गया था, एक के ऊपर महल गिर गया था। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से कोई भी शासक की आ गया समझ में? ये ध्यान रखना। इसके बाद नीचे अगला पॉइंट करके लिख लेना, देखो इब्राहिम लोधी, लिखो लिखना इब्राहिम लोधी, देखो लोधी वंश तथा इब्राहिम लोधी, लिखो इब्राहिम लोधी, लिखो इब्राहिम लोधी, लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। आ गया समझ में? तो अगर पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है, तो भी इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक भी कौन था? इब्राहिम लोधी। ये क्लियर?